मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से विपक्षी एकता जो है 2024 का जो महाभारत है, जो लोकसभा चुनाव है, उस तरह से कैसे कमर कस चुकी है। एक तरफ सत्ता पक्ष जो दावा करती है कि हम 400 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत से तीसरी बार सरकार बनाएंगे, दूसरी तरफ विपक्ष ये कसम खा के बैठ चुकी है कि किसी भी हाल में हम नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं लेने देंगे। दोनों अपने अपने स्तर से कमर कस चुके हैं और अब लोकसभा 2024 का चुनाव का जो है करीब एक साल से भी कम समय बचे हैं। तो हम बात करेंगे कि जहां पे कौन कितना मजबूत है, किसकी कितनी पॉलिटिकल हैसियत है। तो एक तरफ जान लीजिए, जहां सत्ता पक्ष से एक सर्वमान्य नेता हैं, एक पीएम का चेहरा है, कैंडिडेट हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो यहां पर कम से कम 10 ऐसे चेहरे हैं, 10 ऐसे प्रबल दावेदार हैं जो कि किसी भी तरह से चाहते हैं कि हम पीएम बने। मतलब एक चेहरा बनाम 10 चेहरा की लड़ाई है। जहां सत्ता पक्ष से एक चेहरा है, वहीं विपक्ष से 10 चेहरा है। तो आज हम बात करेंगे एक चेहरा और 10 चेहरा, एक चेहरा बनाम 10 चेहरा में किस चेहरे में कितना दम है, क्या उनका राजनीतिक हैसियत है, क्या उनका पॉलिटिकल कैपेबिलिटी है। एक एक बात को हम आज चर्चा करेंगे वीडियो में। आप बने रहे शुरू से अंत तक। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। तो 2014 में प्रचंड बहुमत लाए, अपने बल पे जो है 282 सीटें जीत कर लाए और अलायंस को लेकर के मतलब मोर देन 300 लाए। और 2019 में जो है अपने रिकॉर्ड को खुद तोड़ते हुए 303 सीटें बीजेपी जो है अपने बल पर लाई, सिर्फ प्रचंड बहुमत। और अगर इसके अलायंस को जोड़ दिया जाए एनडीए को तो करीब करीब 353 सीटें हैं एनडीए की। तो एक बात तो तय है कि जो सत्ता पक्ष के मोदी जी जो हैं, चाहे कुछ भी करें, जुमला करके करें या सब्ज बाग दिखाया करें या झूठा आश्वासन दे करें या जनता को झूठे सपने दिखाएं, चाहे 15 लाख खाता में भेजने की बात करें, बुलेट ट्रेन की बातें करें या हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बातें करें, स्मार्ट सिटी बनाने की बातें करें, तमाम बातें करें या नहीं करें, उससे अलग मतलब है। चूंकि अपने सारे वादे में फेल रहे हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनको वोट को कन्वर्ट करने की क्षमता है। वो कैसे सामने वाले पीपल को इन्फ्लुएंस करें, कैसे उसको वोट में कन्वर्ट कराएं, ये क्षमता है। इसका नतीजा ये है कि 2014 में भी प्रचंड बहुमत मिला और 2019 में भी। अब बात करते हैं 2024 की बात करते हैं। तो ये तो हुई बात सत्ता पक्ष की बात, सर्वमान्यता है, सिंगल चेहरा है, कहीं कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं विपक्ष का जो सबसे बड़े अभी ललायित चेहरा है, सबसे बड़े प्रबल दावेदार हैं, वो है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो इनकी थोड़ा पॉलिटिकल हैसियत भी जान लीजिए। नीतीश कुमार जी जो है करीब 30 सालों से अप्रॉक्स 95 से मान के चलिए, ये बीजेपी के साथ ही अलायंस में रहे हैं, बीजेपी की गोद में ही पले हैं, बड़े हैं और उसमें ब्रांड नीतीश बने हैं। इनकी पहले कोई हैसियत नहीं थी। तो या तो इनका अपना कोई वोट बैंक उस तरह का नहीं है, या तो ये आरजेडी के साथ अलायंस करते हैं स्टेट का चुनाव में, या तो ये बीजेपी के साथ अलायंस करते हैं और इस तरह अपने कुर्सी को बचाए रखते हैं। 18 सालों से मुख्यमंत्री है ये, आज तक कभी 95 के बाद अकेले चुनाव नहीं लड़े और अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो इनको 10 सीटें भी नसीब नहीं होगी। ये इनकी रियलिटी है, वास्तविकता है। क्योंकि 95 में चुनाव लड़े थे एक बार, जब बिहार झारखंड में एक ही में था, मतलब 324 सीटें थी उस समय और समता पार्टी थी इनकी पार्टी 95 में, और उनको मात्र 7 सीटें मिली थी। तो उनकी हैसियत आज भी वही है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। लेकिन चूंकि ये किसी के साथ अलायंस करके लड़ते हैं, कभी 30 साल में अकेले विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े हैं। हाँ, 2014 में सिंगल लड़े थे अपना लोकसभा का चुनाव में, जहाँ पे इनको मात्र 2 सीटें आई थी, ओनली 2 सीट्स इन लोकसभा 2014 में। इससे इनका हैसियत पता चलता है, सिंगल वही लड़े थे। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जी की। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं,
वो भी बहुत ही लच्छेदार भाषण देते हैं। मोदी जी की तरह वो भी इन्फ्लुएंस करने में माहिर हैं, झूठे वादे करने में माहिर हैं और तमाम तरह के तिकड़मबाजी में माहिर हैं वो, और उनको भी वोट कन्वर्ट कराने की क्षमता है। लेकिन जहां मतलब स्टेट लेवल पे, दिल्ली स्टेट लेवल पे या पंजाब में, लेकिन जहां सेंटर की बात आती है तो दिल्ली के 7 में 7 लोकसभा चुनाव जो है वो हार जाते हैं, बीजेपी वहां जीत जाती है। इसलिए उनका जो नेशनल लेवल पे उस तरह का कोई अभी हैसियत नहीं है, उनका शून्य है, बिल्कुल लोकसभा के सांसद की संख्या शून्य है। और अभी हाल फिलहाल में एक ठो पंजाब से हुआ है, वो मैंने उप बाई इलेक्शन में। अब बात करते हैं हम केसीआर की। तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं केसीआर, तो वहाँ पे कुल 17 सीटें हैं लोकसभा की, जहाँ पे वो 9 सीटों पे काबिज हैं, 4 सीटें वहाँ पर बीजेपी की है। लेकिन वो अब मैंने क्या, उनका जो टीआरएस था अब वो बीआरएस कर दिया, भारत राष्ट्र समिति कर दी है, मतलब अपने आप को मैंने राष्ट्रीय नेता मानने के लिए इस तरह की हैं। लेकिन उनकी दिक्कत ये है कि जितना पकड़ है, जितनी पब्लिसिटी है, जितना ताकत है, उनको तेलंगाना तक ही है। उनका मतलब इधर हिंदी भाषी या कहीं भी इंडिया में उस तरह का एक्सेप्टेंस नहीं है। ये उनकी समस्या है, जो भी पॉपुलरिटी है उनका वहीं पे है। अब बात करते हैं हम राहुल गांधी जी की। तो राहुल गांधी जी चूंकि एक वेल एक्सेप्टेड नेता है, सर्वमान्य नेता हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, पुरानी पार्टी है। लेकिन उनका पिछले जो है 19 में जो है मात्र 52 सीटें आई थी और 14 में मात्र 44 सीटें आई थी। तो उस तरह के उनका अभी एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी तय है कोई अगर बीजेपी को टक्कर दे सकता है नेशनल लेवल पे तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की ही बुत्ते की बात है। बाकी जितने क्षेत्रीय छत्रप है वो सब कुकुरमुत्ते की तरह हैं, लेकिन किसी को देने की, चैलेंज देने की या टक्कर देने की क्षमता नहीं है। हाँ, अलग बात है कि आज वो स्थिति में नहीं है कांग्रेस, बट जब भी आएगी तो वही टक्कर दे सकती है, ये कहीं कोई बात नहीं है। तो राहुल गांधी जी को अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा, एक जो शातिर पॉलिटिशियन लगुन है वो लाना पड़ेगा। वो अच्छे इंसान हैं बट अच्छे पॉलिटिशियन अभी बन के नहीं उभरे हैं। तो ये हुई राहुल गांधी की बात। तो वो भविष्य देखिए उनका क्या होता है। जिस तरह से अगर मैंने वो सातिराना चाल चलते हैं मोदी जी, झूठ है वो, फ्रेब हो, दिस दैट तिकड़मबाजी करते हैं, उस तरह इनको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अगर पॉलिटिक्स में बहुत कैरियर आगे बनाना है या सफलता पाना है या पीएम बनना है तो। अब 5वां नंबर की बात करते हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी जी की बहन है। और प्रियंका गांधी जो है पिछली बार जो चुनाव हुआ था, मैंने मान के चलिए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जो 22 में चुनाव हुआ तो 403 सीट का जो विधानसभा था उससे मात्र 2 सीट जीत पाई। मतलब इतनी कमजोर स्थिति है, इतना लीडरशिप कमजोर है कि 403 सीटों में मात्र 2 विधायक बना पाई, ये आप समझ सकते हैं। इस तरह से यूपी जैसे इलेक्शन में जो है 19 में मात्र हमको लगता है कि एक ही सीट उनको लोकसभा में है। तो उस तरह के अभी इन्फ्लुएंसिंग पावर नहीं है, पॉपुलरिटी नहीं है, या उस तरह की कैपेबिलिटी डेवलप नहीं हुआ प्रियंका गांधी में, ये इसकी पॉलिटिकल हैसियत है। अब बात करते हैं, नए नए बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, मतलब कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को हमको नहीं लगता कि उस तरह के क्राउड पुलर हैं वो, या इन्फ्लुएंस करने की क्षमता है या वोट में कन्वर्ट करने की क्षमता है। ठीक है, अपना कांग्रेस का अध्यक्ष है, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, अनुभवी हैं, लेकिन उस तरह के वो भी शातिराना चाल नहीं चल सकते हैं जिस तरह से बीजेपी का अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी चलते हैं। तो उस तरह से बहुत ज़्यादा उनका भविष्य भी उज्जवल नहीं लगता है, या टक्कर दे पाएंगे ऐसी बात नहीं लगता है हमको। अब 7वां आते हैं, एक मायावती है। तो मायावती जो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो है, अभी वो तो अंदर अंदर सेटिंग गेटिंग किए हुए बीजेपी का, बीजेपी वाले पता नहीं क्या किस केस में फंसाने के लिए कहते हैं, कौन सी केस में फंसी है कि वो बिल्कुल मतलब उसके सामने नतमस्तक है, झुक के रहती है। उसका पॉलिटिकली कैरियर भी अब डेड ही मान के चलिए, लेकिन वो भी एक प्रबल दावेदार रही है और अपने आप के पीएम से कम नहीं समझती है, ये आप मान के चलिए। और 8वां नंबर की बात करते हैं हम, तो मैंने टीडीपी के जो अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो हैं, चंद्रबाबू नायडू की। तो चंद्रबाबू नायडू भी अपने आप को जिस तरह से आज 24 में प्रोजेक्ट करते हैं नीतीश कुमार जी, 2019 में भी अपने आप को विपक्षी एकता का लीडर प्रोजेक्ट कर रहे थे। लेकिन हश्र इतना बुरा हुआ कि उनका जो प्रचंड बहुमत की सरकार थी स्टेट में 2019 में, मात्र समझिए 102 सीट से 23 सीट पे चले आए।
वहाँ पे 175 सीट्स है पूरा आंध्र प्रदेश में, जहाँ उनके लोकसभा की संख्या थी, सांसद की संख्या थी 15, वो घट के आ गया 3। तो वो भी फ्लॉप है और ऑल ओवर इंडिया लेवल पे उनका उस तरह का पकड़ नहीं है और कुछ नहीं कर पाएंगे, ये जान लीजिए। अब नवा बात करते हैं शरद पवार की, जो महाराष्ट्र से आते हैं और उनका जो भी पकड़ है, 4 सांसद है शायद 2019 में, तो उनका इस तरह का पॉपुलरिटी नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में उस तरह कुछ मैंने बड़ा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सीटें ला सकते हैं, क्राउड पुलर है, ऐसी कोई बात नहीं है। एनसीपी उनकी पार्टी है और जो भी उनका है महाराष्ट्र तक ही सीमित है, इधर उनको ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे कोई ज़्यादा पकड़ नहीं है। और 10वां बात करते हैं हम ममता बनर्जी की। वेस्ट बंगाल की जो है मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और उनको इतनी क्षमता है कि स्टेट लेवल के चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देती है, कहीं बात नहीं है। लेकिन जहाँ नेशनल लेवल की बात आती है, वेस्ट बंगाल के बाहर उनका कोई पकड़ नहीं है, कोई जनाधार नहीं है, उनको कोई नहीं पूछता है। अभी उसके 22 सांसद हैं और मोदी को मात देने के लिए, मोदी को टक्कर देने के लिए वेस्ट बंगाल में बहुत एक्टिव है और सक्षम है, लेकिन नेशनल लेवल पर उस तरह का कोई उसका स्कोप नहीं है। तो ये 10 चेहरे विपक्षी के जो हैं, अगर देखते हैं तो कोई मतलब 10 अलग अलग देखिएगा तो कोई ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे मोदी जी का। तो एक चेहरा मोदी जी का भारी है 10 चेहरे पर। तो ये भी बात सही है कि चूंकि विपक्ष का वोटों का बिखराव ही मोदी की ताकत है, इसलिए मोदी जी जीतते हैं। अगर मोदी जी को मात्र 37% वोट आया है, जबकि 63% वोट 19 में जो है विपक्ष में बटा है, लेकिन सीटों के लिहाज से देखें तो प्रचंड बहुमत हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना जो कमेंट देना चाहते हैं कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।